हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, कैसे हैं बताइए आप लोग। तो लीजिए, आप लोग की डिमांड पर फाइनली इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटीज़ जो आप बार बार डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, आपके कमेंट को ध्यान रखते हुए तो इस चैप्टर को फाइनली स्टार्ट किया जा रहा है आज से। आज ये इस चैप्टर का पहला ही वीडियो है, पार्ट फर्स्ट ये है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ओवरऑल रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसको इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इसका स्कोप है और ओवरऑल इसमें कौन कौन से टर्म्स कंडीशन, क्या क्या एक्सेप्शन है। इन सारी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं गाइज। तो गाइज हम आपको बताएं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि चलिए कम से कम इनकम टैक्स में कोई एक चैप्टर तो ऐसा मिला जो कुछ हद तक इजी है। नहीं, मैं इतना इजी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जो चैप्टर हैं उन चैप्टर से बहुत ही सिंपल है और मोस्टली बच्चे इस चैप्टर से क्वेश्चन को कर लेते हैं, चाहे इसके थ्योरी के पार्ट हो और चाहे इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन हो। तो आपको बस थोड़ा सा केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके जो थ्योरी है वो थ्योरी भी आते हैं और इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो गाइज एक क्वेश्चन लॉन्ग में तो इस चैप्टर से बनना तय है, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है। तो फटाफट जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास, रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटीज। अभी हम एक आध दो वीडियो में केवल स्टेटस के बारे में समझेंगे और बाद में हम लोग इसकी टैक्स लायबिलिटीज, टोटल इनकम के बारे में समझेंगे गाइज। तो ओवरऑल आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, पहले क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर इन दिस चैप्टर एज पर सेक्शन। आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 5 से 9 तक आपको पढ़ना है गाइज। सेक्शन 5 से 9 तक पढ़ना है, जो कि देखा जाए अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। एक तो कह रहा है सेक्शन 1, अब सेक्शन 5 क्या कर रहा है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसका टोटल इनकम का क्या स्कोप है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। सेक्शन जो 6 है रेजिडेंशियल स्टेटस है और ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा अगर कोई सेक्शन है, सेक्शन आपका 6 है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि याद करिए, आपको इसके पहले वाले इनकम टैक्स के पहले चैप्टर में हम आपको बताए थे पर्सन के अलग अलग 7 कैटेगरीज होते हैं। उन 7 कैटेगरीज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, चाहे वो आपका सेक्शन 1 हो, उसके बाद सेक्शन 2 हो, 3 है, 4 है, अलग अलग इसमें सेक्शन दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा आपका है, इसमें आपको इंडिविजुअल का अलग पढ़ना है, एचयूएफ का पढ़ना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा अगर कोई सेक्शन है तो सेक्शन 6 है। सेक्शन 4 आपका जो 7 है, सेक्शन जो 7 है गाइज, वो कह रहा है इनकम डीम्ड एंड रिसीव्ड। ये जो वर्ड आपका है डीम्ड, ये पूरे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला डीम्ड का मतलब ये एक्चुअल होता नहीं है, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में उस इनकम को डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, डीम्ड शब्द को मान लिया जाता है। और ये जो आपका सेक्शन 8 गाइज कोई खास है नहीं, बहुत खास है नहीं, ये इसको समझ नाम मात्र के पढ़ना है। और जो सेक्शन आपका 9 है वो इनकम डीम्ड एंड एक्रूड अराइज इन इंडिया। इंडिया में कौन से इनकम को डीम्ड माना जाएगा, कौन से इनकम को उपार्जित या उदय माना जाएगा, ये आपको पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर जो भी आपको 5 सेक्शन है, इन 5 सेक्शन में जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो सेक्शन आपको 6 पढ़ने हैं। बाकी सारा सेक्शन बहुत ही छोटा है, कब ये सेक्शन आएगा, कब चला जाएगा, कब बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन जो थोड़ा आपको फोकस करना है वो सेक्शन नंबर आपके किस पे गाइस, और सेक्शन नंबर आपको 6 पे ध्यान रखना है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं सेक्शन नंबर 6। पहले सेक्शन 5 हम लोग समझते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है गाइस। देखिए, एक व्यक्ति इंडिया के अलावा विदेश में भी इनकम प्राप्त कर सकता है। एक पर्सन, कोई भी इंसान इंडिया के अलावा विदेश में भी इनकम प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा ये उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। देखो, दो यहाँ इसके एस्पेक्ट हैं। एक तुम्हारा क्या है, एक स्टेटस है जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी निवास स्थान, और दूसरा होता है उसकी नागरिकता जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप। दोनों अलग चीज़ें। एक इंसान की नागरिकता बदलती नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। हाँ, अलग बात है कुछ टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे देश में जाकर आप उस देश के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके आप उस देश के नागरिक बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है,
तो रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब एक इंसान का हर साल का स्टेटस बदल सकता है। हो सकता है वह व्यक्ति इस साल के लिए भारत का निवासी हो, दूसरे साल का वो अमेरिका खो जाए, या उसके अगले साल का वो जापान खो जाए, या फिर अलग अलग कंट्री के निवास स्थान उसका हो सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता नहीं बदलेगी। वो नागरिकता सेम का सेम रहेगा जिस देश से वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इस आपको चैप्टर में जो पढ़ना है वो सिटीजनशिप को नहीं पढ़ना है, बल्कि जो पढ़ना है वह उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें कौन बताएगा? सेक्शन 6 बताएगा। अब सेक्शन 5 में ये बता रहा है कि वह व्यक्ति इंडिया में भी कमाई कर सकता है और साथ साथ वो जाकर फॉरेन में भी कमाई कर सकता है। इंडिया के अलावा विदेश में भी इनकम कर सकता है। तो अगर वह इनकम चाहे वो इंडिया से चाहे वह विदेश से अगर करता है, वह इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा ये उसका स्टेटस बताएगा सेक्शन 6। और यही हमारा क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस टोटल इनकम का स्कोप क्या होगा ये हमें सेक्शन क्या बताता है गाइस? 5 बताता है। सेक्शन 5 के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ओवरऑल एक व्यक्ति किस किस देश में किस किस कंट्री में कितना इनकम कर सकता है और वह इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ये हम लोग उसमें टोटल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। मीन्स अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स के जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 के अंतर्गत कोई भी करदाता उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, उसकी निवासी स्थिति पर डिपेंड करती है कि वह उसका निवासी स्थिति कैसी है। निवासी स्थिति मतलब भारत में अगर बात करें, भारत में वो कितने दिन तक रुक रहा है, भारत में कितने दिन तक रुक रहा है, ये उसकी निवासी स्थिति कहलाती है गाइस। ठीक है, ये उसकी निवासी स्थिति कहलाती है। और निवासी स्थिति को हम लोग उसकी नागरिकता से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो निवासी स्थिति मतलब नागरिकता से आप बिल्कुल मत तात्पर्य लगाइएगा। निवासी स्थिति अलग किस है और उसका निवास स्थान निवासी स्थिति अलग है, नागरिकता अलग है गाइस। अब अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर देखा जाए तो व्यक्ति को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब थोड़ा सा उसको समझ लीजिए कौन कौन सी कैटेगरी है गाइस। बस इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर बताते हैं इसके बारे में। ओके गाइज, अब अगर हम बात करें निवास स्थान के आधार पर तो पर्सन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो रेसिडेंट और दूसरा हमारा जो है नॉन रेसिडेंस। जिसको हम लोग बोलते हैं निवासी, और ये हमारा क्या है? अनिवासी। ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रहता है, भारत में रहता है, भारत के रूल्स को फॉलो करता है, वह हमारा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वह निवासी कहलाएगा। और जो विदेश में व्यक्ति रह रहा है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अनिवासी। इसी को हम लोग एनआरआई भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें रेसिडेंस के लिए अलग कंडीशन है और इसके लिए भी यहाँ भी 2 कैटेगरी का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी 2 कैटेगरी को रखा गया है। एक तो OR और एक हमारा क्या है? NOR। OR का मतलब यहाँ क्या है? ऑर्डरली रेसिडेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण निवासी। ऑर्डरली रेसिडेंस, साधारण निवासी। और एक हमारा है क्या है? असाधारण निवासी। अब यही आपको पहले समझना होगा। सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग समझते हैं। जब तक ये वर्ड कंफर्म नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग OR और NOR को नहीं समझ पाएंगे। आप समझिए, रेसिडेंस वह व्यक्ति है जो भारत में रहता है, भारत के रूल्स को फॉलो करता है, भारत के जो भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, जो भी बेसिक कंडीशन या हमारा जो भी एडिशनल कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करता है, तो वह हमारा निवासी व्यक्ति कहलाता है। और एक वह व्यक्ति होता है जो विदेश में रहता है या कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारतीय रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता है, वह हमारा कहलाता है अनिवासी। अब अगर हम बात करें इसमें निवासी में, तो निवासी को भी यहाँ पर अलग कैटेगरी में बांटी गई है। चलिए, निवासी की अगर बात करें, रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं? एक इंडिविजुअल का। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इसके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बनाया गया है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एच की कैटेगरी क्या बनाई गई है गाइस, एच की कैटेगरी क्या बनाई, सेक्शन 2 सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बनाया गया है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग क्या है फर्म का, तो फर्म के लिए भी क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है। इसमें हम बात करेंगे गाइस, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसमें तमाम प्रकार के और भी व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसमें बात करेंगे कंपनी आ रहा है तो कंपनी में कंपनी के लिए क्या सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 6 और सबसेक्शन 3 बनाया गया है। और अदर पर्सन के लिए सेक्शन 6 और उपधारा हमारा क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन क्या है 4 बनाया गया है गाइस। तो अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन के लिए अलग अलग यहाँ पर सीक्वेंस वाइज के हिसाब से यहाँ पर क्या बनाया गया है, सेक्शन बनाया गया है। तो इन सेक्शन को हम लोग ध्यान से समझेंगे गाइस, इन सेक्शन को हम लोग ध्यान से समझेंगे और क्या क्या आपसे कह रहा है उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें बात करें ये 5 पर्सन तो हो गए। इसमें अब एक बात है AOP और BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ओवरऑल 7 कैटेगरी है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी और अदर पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आप कहते हैं। और AOP और BOI ये भी हमारे HUF की तरह माने जाते हैं, इसलिए इनका भी सेक्शन क्या है 6 सबसेक्शन 2 का है। तो इंडिविजुअल का क्या है धारा 6 उपधारा 1, HUF, AOP, BOI का क्या है धारा 6 उपधारा 2, फर्म का क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का है, कंपनी के लिए क्या है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है। और अदर पर्सन के लिए हमारे इसमें लोकल अथॉरिटी भी आएंगे, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी आएंगे, वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 बताया गया है। अब अगर हम लोग बात करें गाइस तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये इंडिविजुअल है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इंडिविजुअल क्या है। आइए इंडिविजुअल को हम लोग समझते हैं, आइए हम लोग इंडिविजुअल को समझते हैं। चलिए इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो इसके लॉ क्या बताता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 धारा 6 उपधारा 1 में बताता है कि रेसिडेंट या फिर ऑर्डरली रेसिडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, साधारण निवासी, मतलब निवासी या साधारण निवासी, निवासी या साधारण निवासी। अगर हम लोग गाइस बात करें तो साधारण निवासी के लिए क्या कह रहा है, इसका पहले इसका मतलब समझ लीजिए। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी, कह रहा है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंस इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर if he satisfy any one of the following basic condition and both additional condition। गाइस कहने का मतलब ये क्या है, ऐसा किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसे हम लोग साधारण निवासी कहेंगे, किसी भी प्रीवियस ईयर में एक व्यक्ति को हम लोग साधारण निवासी कहेंगे इफ ही इज सेटिस्फाई, यदि वह क्या करे, सेटिस्फाई करे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये एनी वन ऑफ द बेसिक फॉलोइंग कंडीशन, ये कुछ बेसिक कंडीशन है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और साथ साथ बोथ एडिशनल कंडीशन, 2 और अतिरिक्त शर्त है, उन अतिरिक्त शर्त को अगर वो फॉलो करता है तो वह व्यक्ति इन इंडिया में साधारण निवासी माना जाएगा। गाइस बहुत इसका सिंपल नियम है, आप समझिएगा। निवासी मतलब क्या है, निवासी में 2 पर्सन है, जो इंडिया में रह रहा है वो निवासी है। निवासी में 2, एक हमारा क्या है ऑर्डरली रेसिडेंस और दूसरा हमारा है नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस। ऑर्डरली रेसिडेंस के बारे में क्या कर रहा है कि ऐसा किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, सिंपल भाषा में आप समझिएगा, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसको हम साधारण निवासी कह सकते हैं, जो दिए गए आधार शर्तों में से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, बेसिक कंडीशन, आधार शर्तों में से एनी वन कोई भी एक फॉलो करे, और साथ साथ बोथ एडिशनल कंडीशन, और साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को अगर वो फॉलो करता है तो वह व्यक्ति हमारा इन इंडिया में साधारण निवासी कहलाएगा। अभी बोथ एडिशनल कंडीशन की कहानी बाद में, पहले हम लोग ये समझेंगे कि पहले इसको फॉलो होना जरूरी है, पहले बेसिक कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। अगर बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगा तो एडिशनल कंडीशन की बात ही नहीं आएगी। अब बेसिक कंडीशन क्या है पहले समझिएगा। पहला, ही इज इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 और मोर डेज, यदि वह व्यक्ति इन इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन या इससे अधिक रहता है। ध्यान रखिए, जब भी हम लोग यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे हमेशा प्रीवियस ईयर का ही निकालेंगे। वह व्यक्ति जो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन वह और या इससे अधिक रहा हो। 182 मतलब वह बंदा कंटिन्यू, जरूरी नहीं कि वह कंटिन्यू हो, लगातार वह 182 दिन ना हो, वो आउट ऑफ 365 365 दिन में मिलाकर वह कम से कम 182 दिन हो। और स्टूडेंट इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा,
जिस दिन वह इंडिया से बाहर जाता है वह दिन भी काउंट होगा, और जिस दिन वह विदेश से इंडिया आता है वह दिन भी काउंटेबल होगा इसमें। तो कम से कम एटलीस्ट 182 होना चाहिए। अगर 181 भी होगा तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर वह ए कैटेगरी फॉलो कर दिया तो उसकी बी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियम क्या कह रहा है, एनी वन, अगर एक फॉलो कर गया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह एससी कैटेगरी ए को फॉलो नहीं कर पाता है, कैटेगरी ए जो 182 डेज का है, अगर ये फॉलो नहीं कर पाया तब जाकर उसका हम लोग कैटेगरी बी चेक करेंगे। उसका शर्त बी क्या, थोड़ा समझ लीजिए। ही हैज़ बिन इन इंडिया एटलीस्ट 365 डेज, 365 दिन, ड्यूरिंग द 4 ईयर, 4 साल में, ध्यान रखिएगा यहाँ भी 4 साल मतलब कंटिन्यू नहीं, 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन रहा हो, कर है 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स गत वर्ष के ठीक पहले। जैसे समझिए अगर हम बात करें गाइस तो इसमें प्रीवियस ईयर क्या चल रहा हमारा 2021 और 22, ये प्रीवियस ईयर है, इसके 4 साल पीछे आइए। अगर 4 साल पीछे आएंगे तो क्या आएगा, 2017, 18, 19, 20 और 20 और 21, ये जो 4 साल है, इन 4 साल में वह 365 दिन, गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो 4 साल आपका है 2020, 21, 19, 20, 18, 19 और 17, 18, इसमें मिलाकर वो कम से कम 365 दिन रहा हो। जरूरी नहीं कि मतलब कि एक लगातार रहा हो, 4 साल में 365 दिन रहा हो, और साथ साथ कर रहा है एंड इंडिया एटलीस्ट 60 डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये जो प्रीवियस ईयर 2021-22 है इसमें कम से कम वो 60 दिन रहा होगा। इस ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको बी कम समझ में आया हो। बी समझिए फिर से, वह व्यक्ति जो गत वर्ष से पूर्व 4 वर्षों में कम से कम कुल मिलाकर 365 दिन रहा हो, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा हो, तब जाकर वह कैटेगरी बी की शर्त को फॉलो करता है। क्या गाइस मेरी बात को समझ में आया? बेसिक में करा कोई ए या बी फॉलो करिए। ए करा है वह व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम, गत मतलब प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहा हो, या अगर इसको फॉलो नहीं कर पाता है तो बी उसका चेक करिएगा। बी करा है गत वर्ष से, प्रीवियस ईयर से बिफोर आइए 4 साल, और 4 साल मिलाकर कितना हो 365 दिन, और प्रीवियस ईयर में कितना होगा एटलीस्ट 60 दिन आपका होना चाहिए। चलिए थोड़ा अतिरिक्त सर समझ लीजिए, अतिरिक्त में करा है ये भी आपको फॉलो होना जरूरी है, ठीक है, ये भी आपका फॉलो होना जरूरी है। पहला करा है ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 करा है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब कि ये जो प्रीवियस ईयर 2021 और 22 है इससे आइए 10 साल पीछे, 10 साल पीछे आइए, और कम से कम 2 वर्ष वो क्या रहा हो, निवासी के रूप में रहा हो। यही करा है 2 आउट ऑफ 10, 10 वर्षों में 2 वर्ष तक निवासी के रूप में रहा हो। मीन्स कहने मतलब अतिरिक्त क्या है, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व 10 वर्षों में कुल मिलाकर 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो, या एंड करा, या दूसरा ही हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज, 730 दिन, इन ऑल ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, गत वर्ष से ठीक पहले, प्रीवियस ईयर से ठीक पहले कितने 7 साल में 7 प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर वह 730 दिन रहना चाहिए। मीन्स ये जो आपका है प्रीवियस ईयर 2021-22, इससे बिफोर आइए कितना 7 साल, और 7 साल में कितना दिन होना चाहिए 730 दिन होना चाहिए, तब जाकर वह है अतिरिक्त का दूसरा शर्त फॉलो करना चाहिए। तो बेसिक का एक और साथ साथ अतिरिक्त का अगर कोई व्यक्ति दोनों फॉलो करता है तब जाकर वह व्यक्ति इन इंडिया में ये आपका साधारण निवासी माना जाएगा। इस आई होप गाइज आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके कुछ एक्सेप्शन और साथ साथ इसका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे। ओके, मिलते बाद में।